गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम सब जो है व्याकरण का जो फर्स्ट चैप्टर है वर्ण विचार जिसको कहते हैं, उसका हम लोग जो है प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसका हम लोग आज रिवीजन भी कर लेंगे और एक एक प्रश्न पे जो चार ऑप्शन है और चारों ऑप्शन को हम लोग अच्छे से देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको आप लोग जो है सबसे पहले प्रश्न को देखिएगा, पॉज करिएगा और उसके उत्तर जो है आप पहले देखिएगा आपको उसका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद जो है उत्तर आप उसको देखिएगा जो मैं बताऊंगा, ठीक है। और फिर आपको देखना है जो 50 प्रश्न का ये प्रश्नोत्तरी है, इसमें आपको कितना आप सही कर ले रहे हैं और कितना आपका गलत हो रहा है। और अगर इसमें जो क्वेश्चन गलत होगा उसको बार बार देख करके उसको भी आपको सही कर लेना है, जिससे आपके बोर्ड के एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि इससे जो है कम से कम 4 से 5 प्रश्न जो है आपको ओवरऑल बोर्ड के एग्जाम में आता है, तो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं। तो आप लोग फटाफट इसको जो है देखिए प्रश्न को, और उसके बाद जो है आप इसका उत्तर दीजिए जो आपको समझ में आता है, ठीक है। उसको आप जो है इसको देख करके इसका आप उत्तर अपने मतलब एक पेपर और पेन पे लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है इसमें देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है जिसका लिखा गया है शब्द, ऑप्शन खा जो है पद, ऑप्शन ग जो है ध्वनि, ऑप्शन घ जो है वर्ण। तो यहाँ हमें थोड़ा सा संभलना होगा। कभी कभी जो है प्रश्न को जो है पढ़ते समय कुछ मिस्टेक की वजह से बच्चे जो है इसमें गलतियां कर देते हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पूछा है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, यहीं पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। कि जब भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो आपका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, वर्ण। लेकिन यहाँ पे रुकना है थोड़ा सा। अगर पूछ ले भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन ध्वनि, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया। आप लोग जो है इसको ऐसे प्रश्नों को थोड़ा संभल के करना है कि जब भी पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि हो जाएगा, लेकिन जहां पे लिखित शब्द आ जाए, ठीक है, लिखित इकाई यानी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, वहां पे आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा वह यानी वर्ण हो जाएगा सही। अब यहाँ और भी ऑप्शन है, इसको भी समझ लेते हैं। जो शब्द लिखा है, शब्द क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। जब पूछे कि सार्थक इकाई, ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, सार्थक जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है। जब भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात करें तो उसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा शब्द, ठीक है। फिर उसके बाद एक और ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा है पद। पद किसे कहते हैं, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि जब किसी भी शब्द को वाक्य में पिरो दिए जाते हैं या वाक्य में प्रयोग कर दिए जाते हैं, तो वो जो शब्द क्या कहलाने लगता है, पद कहलाने लगता है, ठीक है। इसको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। आप लोग जो है मेरे जितने भी व्याकरण के वीडियोस अपलोड हैं उसको आप लोग देख लीजिए, और देख करके जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, और इसको जो है आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें आपका जो हो जाएगा ऑप्शन सही वर्ण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। इसमें हम लोगों को पूछ रहा है हिंदी वर्णमाला में कुल मूल वर्णों की संख्या कितनी है। यहाँ पे पूछा जा रहा है मूल वर्णों की संख्या कितनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मूल वर्ण पूछा जा रहा है, ये नहीं कि मूल स्वर या मूल जो है व्यंजन, ये सब की बात नहीं है। मूल वर्णों की संख्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मूल वर्ण कौन से हो जाएंगे, तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए सबसे पहले अगर स्वर की बात करें तो स्वर हो जाता है आपका 11, ठीक है। फिर उसके बाद जो है प्लस हम लोग जो है बात करते हैं व्यंजन कितने होते हैं, तो वो हो जाता है 33, ठीक है। तो अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 11 और 33 कितने हो जाएंगे, 44, ठीक है। कितने हो जाते हैं, 44। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो सही होगा मूल वर्णों की संख्या में 44 आपका सही होगा। हिंदी वर्णमाला में कुल मूल वर्णों की संख्या 44 होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं
कि ये जो 33 है ये क्या होगा, यहाँ पे कुल स्वरों की संख्या जब पूछेगा, सॉरी व्यंजनों की जब संख्या पूछेगा तो वहां पे हो जाएगा 33, यानी कुल व्यंजन की संख्या 33। अगर आपसे पूछ ले कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, यहाँ मूल वर्ण की स्थान पे कुल वर्ण लिख दिया जाए, ये मूल को हटा करके ऐसे पूछ लिया जाए हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो हो जाएगा ऑप्शन 52, ठीक है। और उसके बाद ये 11 क्या है, 11 है स्वर, ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी है तो 11। तो ये चारों ऑप्शन मैंने कवर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको उत्तर में कौन सा हो जाएगा आपका ख नंबर का 44, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व या मूल स्वर नहीं है। यहाँ प्रश्न को सावधानी से पढ़ना है, पूछ रहा नहीं है यानी मूल स्वर नहीं है या ह्रस्व स्वर नहीं है। तो हम लोग देख लेंगे कौन कौन सा ह्रस्व स्वर है, और जो ह्रस्व स्वर नहीं होगा वो आपका मूल स्वर या ह्रस्व स्वर नहीं होगा। जैसे देखिए अ क्या है, ह्रस्व स्वर, ई क्या है, ह्रस्व स्वर, उ क्या है, ह्रस्व स्वर, और आ क्या है यहाँ पे दीर्घ स्वर। तो यही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सही, ठीक है, यानी घ नंबर का आ। देखिए ह्रस्व स्वर में या मूल स्वर में कौन कौन से आते हैं, तो आप देख सकते हैं आ आता है, ई आता है, उ और री, ठीक है। ये ऐसे मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, आ ई उ री, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 ऑप्शन देख रहे हैं, मूल स्वर है या ह्रस्व स्वर है, और एक ही है जो वो आपको मूल स्वर में नहीं आते हैं, दीर्घ स्वर में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट यानी 4 नंबर का है, री की गणना किसके अंतर्गत की जाती है। अब री जो है आपको स्वर में मिलता है या व्यंजन में मिलता है या कहीं और मिलता है, आप सब जो है जानते हैं। इसमें आप बताइए री कहाँ मिलता है, तो आप सबको पता है कि री मिलता है कहाँ पे, स्वर में मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप व्यंजन तो जानते ही हैं क्या होता है, अयोगवा और संयुक्त व्यंजन के बारे में जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आगे हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा नंबर का, ठीक है, स्वर। री किस में आता है, स्वर में आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक यानी तिगुना समय लगता है। तो हम लोग जो है स्वरों को पढ़ चुके हैं कि जो है उच्चारण समय के आधार पे स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का टाइम लगता है। अगर हम बात करें, आप देखिए ह्रस्व स्वर तो इसमें 1 मात्रा का टाइम लगेगा, ठीक है। और दीर्घ स्वर में जो है 2 मात्रा का टाइम लगेगा, ठीक है। दीर्घ स्वर जो होते हैं उसमें कितने मात्रा का, 2 मात्रा का टाइम लगता है। और वहीं पे जो प्लुत स्वर होते हैं उसमें 2 मतलब 3 मात्रा या तिगुना से भी ज्यादा समय लगता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि ख, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्लुत स्वर, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में संयुक्त स्वर का सही जोड़ा कौन सा है। संयुक्त स्वर की बात कर रहा है, यहाँ पे हम लोगों को जानना है कि संयुक्त स्वर कौन सा है, ठीक है। तो हम लोग जो है 2 तरह के स्वर पढ़ते हैं, एक होता है मूल स्वर, एक होता है संधि स्वर। और संधि स्वर में जो हमें मिलता है एक दीर्घ स्वर और एक मिलता है संयुक्त स्वर। संधि स्वर में कौन सा मिलेगा, एक दीर्घ स्वर और एक मिलता है दूसरे नंबर का संयुक्त स्वर, ठीक है। तो दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में कौन कौन सा हो जाएगा, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप सब देख रहे होंगे नंबर क में है आ ई, ठीक है, यानी दीर्घ आ दीर्घ ई। तो ये तो दीर्घ स्वर हो जाएगा। यहाँ पे ह्रस्व उ दीर्घ उ, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे ह्रस्व आ दीर्घ आ, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ए आई, तो ये बनता कैसे है, तो आप सबको पता है आ प्लस ई से क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। और आ प्लस ए से क्या बनेगा, आई बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कौन से स्वर हो जाएंगे संयुक्त स्वर, ठीक है। और ये संधि स्वर के अंतर्गत आता है, ये इसको संधि स्वर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नंबर ख, ए और आई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ओ का निर्माण किन 2
वर्णों से मिलकर के हुआ है, ठीक है। ओ का निर्माण, तो आप सबको पता है कि ओ किससे बनता है, आ प्लस ऊ से। आ और ऊ को मिला देंगे, क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए आ और ई, तो ये तो ए बनेगा, आ और ए ये आई बनेगा, यहाँ आ और ऊ यही बनेगा क्या, ओ, ठीक है। आ और ऊ से मिलाने से ओ बनता है, आ और ओ है, इससे क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर खा, ठीक है। ओ का निर्माण किन दो स्वरों से के मेल से होता है, नंबर खा, आ और ऊ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए मात्रा के आधार पे मुख्य रूप से दो होते हैं। आप सब देखे होंगे कि मात्रा हम लोग दो तरह से देखते हैं, एक तो ह्रस्व की मात्रा होती है और एक दीर्घ की मात्रा होती है, ठीक है। प्लुत जो होता है वो उच्चारण समय के आधार पे उसको माना जाता है, लेकिन मात्रा के रूप में हम प्लुत को नहीं लेते हैं। मात्रा के रूप में एक ह्रस्व होता है और एक दीर्घ होता है, तो इसमें दो ही होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं नंबर का में दो ऑप्शन, ठीक है, यहाँ दो। तो मात्रा के आधार पे मुख्य स्वर कितने, मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं स्वर, तो दो होते हैं, एक ह्रस्व और दूसरा दीर्घ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जीभ के अग्र जीभ के प्रयोग के आधार पर अ किस प्रकार का स्वर है, ठीक है। जीभ के प्रयोग के आधार पे अ किस प्रकार का स्वर है, तो इसको सबसे पहले आप समझ लीजिए कि देखिए जो जीवा होता है इसमें तीन जगह जो है इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ये जो पहला ये आगे का जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं अग्रभाग, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं ये है अग्र, जीवा का अग्रभाग, और ये जो होता है ये हो जाता है मध्य, ठीक है, और ये वाला हो जाता है पश्च, ठीक है, पश्च। तो अब ये जो है अग्र से कौन कौन से बोले जाते हैं, तो अब हम लोगों को देखना है कि जिह्वा के अग्र भाग से हम लोग, चलिए फिर से यहाँ पे हम लोग जो है एक एक करके यहाँ पे जो लिखा है इसी पे लिख देते हैं। तो आप सबको पता चल गया जिह्वा का जो है आगे का पार्ट जो है, ठीक है, वो अग्र, बीच वाले को मध्य, और पीछे जहां से जिह्वा जुड़ी रहती है उसको पश्च बोलते हैं। तो अग्र से जो है हम लोग कौन कौन से जो है वर्णों को बोलते हैं, तो अग्र से हम लोग जो बोलते हैं ह्रस्व ई और दीर्घ ई और ए और ऐ, ये अग्र से बोला जाता है। मध्य से सिर्फ आपका एक ही आता है ह्रस्व आ, और बाकी हम लोग जो पश्च से कौन कौन से आता है, तो दीर्घ आ, और एक आप देखे होंगे अंग्रेजी का स्वर है ओ, इसके अलावा ओ, इसके अलावा आपका आ जाता है औ, ठीक है, ऊ और दीर्घ ऊ। ये सभी के सभी कहां से बोले जाते हैं, पश्च से। इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है ह्रस्व आ, तो ह्रस्व आ कहां से बोला जाएगा, मध्य से, ठीक है, ये मध्य स्वर है। तो अग्र स्वर में आप लोग याद रखेंगे कि ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ए और ऐ। अग्र स्वर, मध्य स्वर में सिर्फ एक ही वर्ण आता है ह्रस्व आ। पश्च स्वर में यानी आपका जो है जिह्वा का मूल जो होता है वहां से कौन सा बोला जाएगा, तो आप याद रखेंगे दीर्घ आ, और उसके बाद जो है अंग्रेजी का स्वर होता ओ, इसके अलावा ऊ, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, ओ और औ, ये सब के सब होते हैं पश्च स्वर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से पश्च स्वर कौन सा है, यहाँ पे देखिए पूछ लिया पश्च स्वर कौन सा है। तो पश्च स्वर में हम लोग क्या क्या देखे हैं, हम लोग देखे हैं दीर्घ आ, इसमें हम लोग देखे हैं संस्कृत का एक स्वर होता है ओ, इसमें हम लोग ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ओ, और नेक्स्ट है औ। ये सब के सब किस में आते हैं, पश्च स्वर में। अब देख लीजिए इसमें कौन सा है, कि इसमें देखिए ई, ये तो अग्र स्वर हो गया, दीर्घ ई ये भी अग्र स्वर हो गया, ए ये भी अग्र स्वर हो गया, नंबर घा ऊ जो है ये क्या है, पश्च स्वर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ओष्ठाकृति यानी होठों के बनावट के आधार पे वृत्तामुखी स्वर कौन सा है। देखिए
होठ की आकृति के आधार पे दो तरह के स्वर होते हैं, एक वृत्तामुखी, एक अवृत्तामुखी। वृत्तामुखी से आप ऐसे समझे कि जब हम बोलेंगे कुछ ऐसे स्वर तो हमारा होठ जैसे वृत्त की आकार के बन जाएगा, और जिसमें वृत्त का आकार नहीं बनेगा वो आपका हो जाएगा अवृत्ताकार। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, जैसे देखिए अब इसमें आ को बोल रहे हैं आ, तो क्या आपका वृत्त की तरह बन रहा है? तो आप सबको खुद ही पता चलेगा कि इसको बोलते समय हम लोगों को वृत्त का आकार नहीं बन रहा है। ठीक है, इसके बाद और आप देख करके बोलिए और चेक करिए कौन कौन सा। ई को बोलते समय वृत्त नहीं बन रहा है, ए को बोलते समय नहीं, लेकिन ओ बोल रहे होंगे तो आपके जो होठ है वो एक वृत्त के आकार की तरह बन जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोगों का ऑप्शन सही होगा वो नंबर ग होगा, ओ। अब बोल के देखिए ओ को बोलते समय आपका होठ जो है ऐसे वृत्त की आकार की तरह बन रहा होगा। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। मुख खुलने यानी मुख विवर के आधार पर विवृत, जिसको हम ओपन बोलते हैं, ठीक है, स्वर कौन सा है? विवृत स्वर। देखिए मुख खुलने के आधार पे चार तरह के स्वरों का विभाजन है चार भाग में। कौन कौन से? एक होता है विवृत, एक होता है अर्धविवृत, एक होता है समृत, एक होता है अर्धसमृत। विवृत जिसमें पूरा मुंह खुलता है, अर्धसमृत जिसमें थोड़ा कम खुलता है, वहीं पे विपरीत में पूरा खुलेगा, अर्ध विपरीत में थोड़ा कम खुलेगा, और उसके बाद जो है अर्ध समृत में थोड़ा और कम खुलेगा, लेकिन समृत स्वर में एकदम बंद के तरह रहता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को पूछा है विपरीत, तो विपरीत में हम लोगों का कौन सा हो जाएगा? इसमें हम लोग जब भी इसको इसमें हम बोल के देख लेते हैं, आप सब बोल के देखिए कि इसमें आपका मुख जो है आपका किसमें ऐसा लगेगा पूरा खुला है। आ, ई, उ, ओ। आपको बोलने से महसूस हो रहा होगा कि हम लोग जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आ है, आ में हम लोगों का मुंह पूरा खुल रहा है। तो विपरीत में सिर्फ एक ही आता भी है, विपरीत में एक स्वर ही आता है जो ये दीर्घ आ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा का। चलिए ये भी देख लेते हैं। अगर हमसे अर्ध विपरीत पूछता है तो हम लोग उसमें याद रखेंगे कि अर्ध विपरीत में जिसमें अर्ध, अर्ध मतलब समझ लीजिए आधा, और उसमें विपरीत लगाओ। ठीक है, अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत में कौन कौन सा आ जाएगा? तो उसमें जाएगा ह्रस्व अ, ए और ओ। ये सब किस में हो जाएंगे? अर्ध विपरीत में। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं समृत स्वर में, यानी समृत स्वर कौन सा हो जाएगा? तो समृत स्वर में एकदम कम खुला रहेगा, ना के बराबर। इसमें हो जाएगा आपका ई, यानी ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ। ये सब जो है जब बोले जाते हैं तो बहुत कम जो है हम लोगों का मुख खुला रहता है, इसलिए जो है इसको बोला जाता है समृत स्वर। अब वहीं अर्ध समृत स्वर, ये अर्ध समृत स्वर को देखेंगे तो अर्ध समृत स्वर में कौन सा आ जाएगा? हम लोगों का आ जाएगा ए और ओ आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग जो है इसके पहले एक अर्ध विपरीत में देखे हैं, तो अर्ध विपरीत में हम लोग कौन कौन से देखे हैं? थोड़ा सा एक बार जो है मुझे लग रहा है कि मैंने वहां पे आप लोगों को वो बता दिया है, तो फिर से देख लीजिए कि अर्ध विपरीत में, ठीक है, फिर से देख लीजिए अर्ध विपरीत में, विपरीत अर्ध विपरीत में आ होगा, आई होगा, औ होगा। ठीक है, कौन कौन सा? आ, आई और औ। ये किस में हो जाएगा? अर्ध विपरीत में। वहीं अर्ध समृत में ए और ओ होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों को कौन से याद रखना है कि मुख विवर के आधार पे विपरीत स्वर में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन का। ठीक है, आ जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अंग और अह व्याकरण में क्या कहा जाता है? तो आप सबको पता है अंग और अह को हम लोग क्या बोलते हैं? अयोग वाह बोलते हैं। ठीक है, यानी अनुस्वार और विसर्ग को अयोग वाह कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अह को व्याकरणिक रूप से क्या कहा जाता है? तो आह को यानी इसको विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
अनुनासिक का संबंध किससे होता है? अनुनासिक, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो अनुनासिक स्वरों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हम लोग जो है अनुनासिक स्वर क्या होता है? अनुनासिक स्वरों को बोलते समय जिसमें नाक और मुंह दोनों का प्रयोग हो, ठीक है। यानी नाक से भी बोला जाता है और मुंह के, नाक के साथ साथ मुंह से भी वायु निकलती है, उसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, केवल मुंह से नहीं, केवल नाक से ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। नाक और मुंह दोनों दिया है तो अनुनासिक में आ जाएगा नाक और मुंह दोनों, ठीक है। तो यहाँ आपको जो है नंबर 15 का आपको याद रखना है नंबर ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो मूल व्यंजन क्या 25 हैं, 33 हैं, 36 हैं या 11 हैं? चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग। तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क से लेकर के म तक 25 व्यंजनों की को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये जो क से लेकर म तक है, इसमें 5 वर्ग आते हैं जिसको हम वर्गीय व्यंजन के भी नाम से भी जानते हैं, और इसको अस्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये अंतस व्यंजन नहीं है, उस व्यंजन भी नहीं है, संयुक्त व्यंजन भी नहीं है, कौन सा? अस्पर्श व्यंजन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ग, ये इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन में कौन सा होगा? तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको भी बता देते हैं। अंतस्थ व्यंजन में आपका आ जाएगा या, र, ल, व, ये कौन सा हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन। उस व्यंजन में कौन सा आ जाएगा? आप सबको पता है, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हाँ, ये क्या हो जाएगा? उस व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन सा आ जाएगा? इसमें हो जाएगा श, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। ये स्र, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? संयुक्त व्यंजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अभी जस्ट पिछली बार मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, तो अंतस्थ व्यंजन में कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पे तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, हा, ये कौन सा हो जाएगा? ये ऊष्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत। छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो ये भी नहीं है। क, च, ट, त, ये आपके कहीं न कहीं व्यंजन है और ये स्पर्श व्यंजन है। यहाँ यार अलावा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका प्रश्न का 18 नंबर प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? नंबर ख, यार अलावा। ये कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, हाँ, ये कौन से व्यंजन है? तो क्या ये प्रकंपी है? प्रकंपी में कौन सा होता है? प्रकंपी या लुंठित व्यंजन में आपका एक आता है जिसको हम र बोलते हैं। अस्पर्श व्यंजन में आप लोग जानते ही हैं कि क से लेकर के म तक जो होते हैं ये अस्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन में यर अलावा अंतस्थ व्यंजन होता है। उस व्यंजन में आपका आ जाएगा तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हाँ, ये कौन सा हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन। तो प्रश्न नंबर 19 का उत्तर हो जाएगा घ, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, श ध्वनि किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ठीक है, आती है। क्या ये मूल स्वर है? नहीं, मूल स्वर में क्या आएगा? ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, ये क्या है? ये मूल स्वर है। चलिए घोष, घोष वर्ण, अभी हम लोग जो है घोष और अघोष के बारे में बात करेंगे, फिर भी यहाँ पे पूछ लिया है तो जान लेते हैं कि घोष वर्ण या इसी को सघोष बोलते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण और इसमें या, र, ल, व, हाँ और प्लस सभी स्वर, ठीक है। सभी स्वर ये कौन से होते हैं? ये घोष वर्ण होते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ हम लोगों से पूछा गया छ, इसका छ किस में हो जाएगा? ये संयुक्त। जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, ये बनता किससे है? आधा क और मूर्धन्य स से। इससे क्या बनता है? छ बनता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? संयुक्त वर्ण, ठीक है। यहाँ तालव्य पूछा है, ठीक है। अब ये आप लोग बताइए,
तालव्य क्या है? तालव्य इसका मतलब कि ऐसे वर्ण जो तालु से बोले जाते हैं। तो इचु ऐसा नाम मूर्धा, ठीक है क्या? इचु ऐसा नाम तालव्य, ऋतु रसणाम मूर्धा। तो यहाँ पे हर्स्व ई, दीर्घ ई और उसके बाद च वर्ग, च, छ, ज, झ, य, ये आपके कौन से हो जाएंगे? तालु से। और इसके अलावा कौन कौन सा? य और ये सा, ठीक है। तो ये इचु ऐसा नाम क्या? तालव्य, ठीक है। आप सबको जो है उच्चारण स्थान भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन तो कौन सा हो जाएगा? संयुक्त वर्ण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ जो है किससे बनता है? क्या ज और ध से? नहीं, बिल्कुल गलत। ज और या से? बिल्कुल गलत। और उसके बाद जो है आधा ज और या से एक है, आधा ज और आधा या, तो ये भी गलत है। इसका हो जाएगा ख, ठीक है। यानी प्रश्न नंबर 21 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ख। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, त्र का निर्माण किन वर्णों के संयोग से होता है? क्या त और र से होता है? नहीं। क्या त्र और अ से होता है? नहीं। क्या आधा त आधा र से होता है? नहीं। आधा त आधा र और अ से होता है, ठीक है। ये चीज आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, कभी कभी आपको ऑप्शन में से त और र लिखा हुआ मिल जाए तो भी सही होगा। लेकिन देखिए यहाँ क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहाँ पे जो है र में भी हलंत लग गया, इसलिए ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? घ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में उच्चिष्ट या द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? देखिए जो ड ढ होता है, अगर इसी के नीचे बिंदु लगा मिल जाए, यही आपके क्या कहलाते हैं? उच्चिष्ट या द्विगुण व्यंजन। तो जिसमें देख लीजिए ये इसमें नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, नंबर ख सही है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 23 का नंबर ख। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में अर्ध स्वर किसे कहा जाता है? तो अर्ध स्वर में आपका य और व आता है। तो देखिए य और व, ये र ला, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन क सही हो जाएगा अर्ध स्वर के श्रेणी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, र व्यंजन को व्याकरण शास्त्र में क्या कहा जाता है? क्या उसको पार्श्विक कहा जाता है? नहीं, पार्श्विक किसको कहा जाता है? ल को, ठीक है। लुंठित या प्रकंपित, जस्ट मैंने पहले ही बताया, लुंठित और प्रकंपित र को कहा जाता है। इसके अलावा आप स्पर्श व्यंजन क्या होगा? क से लेके माथा, माधव। उच्छिप्त किसको कहेंगे? तो आप सब जानते हैं कि ड और ढ में नीचे बिंदु लगा होगा, तो इसमें हो जाएगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आपका जो है ख नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा नंबर ख। र क्या है? लुंठित या प्रकंपित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ल व्यंजन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो लुंठित नहीं, लुंठित किसको कहा जाता है? रा को। ऊष्म, ऊष्म में कौन कौन सा आ जाएगा? उसमें तालव्य शा, मूर्धन्य शा, दंत शा और ये ऊष्म। अंतस्थ में कौन सा हो जाएगा? या, रा, ला, वा। पार्श्विक में कौन सा हो जाएगा? तो इस पार्श्विक में ला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? ग नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ ये प्रश्न जो हमारे जो भी आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट वगैरह कभी किया होगा या अनसॉल्व देखा होगा, तो उसमें आपको जो है इसी टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए हम लोग आगे भी और देखते हैं प्रश्न। चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली शब्द में किस प्रकार का व्यंजन प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो क्या ये संयुक्त व्यंजन है? क्या ये द्वित्व व्यंजन है? क्या अंतस्थ व्यंजन है? क्या महाप्राण व्यंजन है? तो नहीं, ये महाप्राण भी नहीं है, अंतस्थ भी नहीं है, संयुक्त व्यंजन भी नहीं है, ठीक है। ये द्वित्व है। द्वित्व मतलब दो हो जाता है, सेम वर्ण जो है दो बार हो जाता है, उसे द्वित्व कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ला में एक, जैसे ला में एक और ला लग गया, ला का ही क्या हो गया है? द्वित्व हो गया, ठीक है। तो जहां पे भी एक ही वर्ण जो है दो बार आ जाए, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा? द्वित्व हो जाएगा, ठीक है।
तो आप सब जो है जहां पे भी किसी वर्ण में आप देखें कि एक ही वर्ण जो है रिपीट हुआ है, ठीक है, 2 बार आया, तो वहां पे द्वित्व व्यंजन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, छ त्र ज्ञ स्र की कुल संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे खुद दे दिया है, कितना है, 4 है, तो ऑप्शन हो जाएगा ख 4, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन व्यंजनों के नीचे नुक्ता लगा या बिंदी लगा होता है, जैसे ज के नीचे आप देख सकते हैं नुक्ता लगा है, ठीक है, आप फ के नीचे देख सकते हैं नुक्ता लगा है, तो ये सब जो है जिसमें नुक्ता लगा होता है उसको हम जो है वो किस भाषा से आए हुए जो है शब्द होते हैं, ये तो हम लोग जो है जानते हैं कि इसमें ये अरबी और फारसी के शब्द होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखेंगे। जिसके नीचे नुक्ता लगा हुआ, जिस शब्द के नीचे आप जिस शब्द में आप जिस वर्ण के नीचे ऐसे बिंदु लगा हुआ देखिए, ठीक है, नुक्ता लगा हुआ, वो समझ जाइए वो अरबी फारसी के शब्द हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों को छोड़कर कुल कितने व्यंजन माने गए हैं? वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन को छोड़ के, ध्यान देना है हम लोगों को, ठीक है, पूछ रहा है कि संयुक्त व्यंजन को छोड़ के बाकी कुल कितने व्यंजन हैं, तो आप सब देखिए टोटल व्यंजन कितने हैं, 33। फिर इसी में दो दो आपके आ जाते हैं, आप ऐसे देखे होंगे ड और ढ, नीचे ऐसे बिंदु लगा होता है यानी उत्क्षिप्त, तो दो ये आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जोड़ लेते हैं इसी में 4 जो है किसको, संयुक्त व्यंजन को, छ त्र ज्ञ और स्र। तो ये पूछ रहा है कि इसमें किसको छोड़ देना है, संयुक्त को छोड़ देना है, तो इनको हमें छोड़ देना है। हमें किसको गिन लेना है, 33 है और 2 ये द्विगुण व्यंजन को, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, संख्या 35 हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब इस प्रश्न में देखिए कहीं 35 दिख रहा है तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे ख नंबर, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पूछ रहा है कि क वर्ग क ख ग घ ङ, ये इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो अकुह विसर्जनियम कंठ इसका सूत्र होता है। इसमें आप देख सकते हैं ह्रस्व आ, दीर्घ आ और क वर्ग पूरा, ठीक है। और अकुह में आ ह्रस्व आ, दीर्घ आ, का वर्ग और इसके अलावा जो है हा और विसर्ग जो होते हैं, ठीक है, ये सभी के सभी जो होते हैं कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं कंठ। चलिए नेक्स्ट है चा वर्ग, ठीक है, ये इसमें ह्रस्व ई, दीर्घ ई, या और शा का उच्चारण स्थान क्या है, यानी चा वर्ग और ह्रस्व दीर्घ या और शा का उच्चारण स्थान क्या है? तो इचू ऐसा नाम तालव्य, ठीक है, यानी ये तालु से बोले जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसको देखिए आप लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रही हो सूत्र के बारे में तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल से पढ़ाया है, उसमें मैंने संस्कृत सूत्रों को बताते हुए मैंने बताया है कि उसमें क्या है। उसमें अब मैंने बताया कि अको विसर्जनियाम कंठ, उसमें ह्रस्व आ, दीर्घ आ और क वर्ग, और उसके बाद जो है ह और विसर्ग को कंठ से बोला जाता है। ईशु ऐसा नाम तालव्य, तो ये सारे उच्चारण स्थान को मैंने पढ़ा चुका है, ठीक है, आप वहां पे देख सकते हैं और फिर उसके बाद जहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है बढ़िया से देखिएगा जिससे आपके बोर्ड में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए ट वर्ग का उच्चारण स्थान री र और श का उच्चारण स्थान क्या है, यानी ट वर्ग और ये री र श का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो ये होता है मूर्धा से बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है, तो ये तो इसका हो जाए ऋतुलश मूर्धा, ऋतुलश दंत है, तो ऋ संस्कृत का जो है ऋ स्वर और उसके बाद त वर्ग, ठीक है, और उसके बाद जो है ल और ये स, ये सभी के सभी जो है दंत से बोले जाते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ख, ठीक है, 34 नंबर का हो जाएगा ख। चलिए यहाँ पे फिर है प फ ब भ म और हरशु दीर्घ का उच्चारण संज्ञा, इसको बोलेंगे आपको खुद लगेगा कि ओष्ठ से बोला जाता है, पुपु ओष्ठ है, ये कहाँ से बोला जाएगा, ओष्ठ से बोला जाएगा, ठीक है। हम लोग सभी उच्चारण स्थान को यहाँ पे कवर कर लिए हैं।
अब यहाँ पे जो है ए और आई का संयुक्त उच्चारण स्थान क्या है, तो हम लोगों को इसको समझने से पहले ये जानना होगा कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देख लेते हैं आ और ई, इससे क्या बनता है, ए बनता है। आ का उच्चारण स्थान कंठ, ठीक है, और ई का उच्चारण स्थान तालु, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंठ और तालु, ठीक है। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालु। और फिर अ और ए, इससे क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों के उच्चारण स्थान क्या हो जाएंगे, कंठ तालु। अब देख लीजिए, कंठोष्ठ नहीं, दंतोष्ठ नहीं, मूर्धा नहीं, कंठ तालु, नंबर ख, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर ख। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है, तो यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं ये बनता कैसे है। तो आ और प्लस ऊ से क्या बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है। और आ प्लस ओ से क्या बनेगा, औ बनेगा, ठीक है। तो आ को कंठ से बोला जाता है और ऊ को ओष्ठ से, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कंठ ओष्ठ। तो यहाँ पे देख लीजिए, कंठ तालव नहीं, दंतोष्ठ नहीं, नासिक के नहीं, कंठ और प्लस ओष्ठ, नंबर ख सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, वह व्यंजन का विशिष्ट उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। यानी आप लोग इसको बताइए कि वह को कहां से बोला जाता है, तो दंत से नहीं, ओष्ठ से नहीं, कंठ से भी नहीं, दंत ओष्ठ, इसको दंत ओष्ठ से बोला जाता है, नंबर ग सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर यमंगड़नम, ठीक है, ये कहां से बोला जाता है, ठीक है। यानी कि हर एक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है उसको कहां से बोला जाता है, क्या वो कंठ से सभी बोले जाते हैं, नहीं, क्या वो मूर्धन्य से, क्या वो लुंठित, नहीं, ये नासिक के से बोले जाते हैं और इसको पंचमाक्षर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाँ, हाँ का मुख्य उच्चारण स्थान क्या है। हाँ कहाँ से बोले, आप बोलेंगे खुद ही आपको लग जाएगा कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ से। अभी मैंने बताया था, अकुह विसर्जनियाम कंठ, आ यानी ह्रस्व आ दीर्घ, क वर्ग और ह और विसर्ग कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नाद या कंपन जिसको हम घोष अघोष बोलते हैं, ठीक है, उसके आधार पे वर्णों को मुख्य रूप से कितने भेद में बांटा गया है, तो दो ही होता है, एक होता है अघोष, ठीक है, और एक होता है सघोष या जिसको हम लोग घोष बोलते हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि जो अघोष होता है, ठीक है, इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और तीनों श आ जाता है, यानी कि दंत, ये तालब श, मूर्धन्य श, दंत श, ये क्या हो जाएगा, अघोष। और उसके बाद जो भी बचता है वो सब हो जाएगा घोष में। क्या क्या बचेगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ठीक है। इसके अलावा कौन सा आ जाएगा, इसके अलावा आ जाएगा अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा आ जाएगा। इसके अलावा क्या आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। इसके अलावा क्या आ जाएगा, सभी स्वर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब जो हो जाएंगे घोष में। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या, आपको जो है नाद या कंपन के आधार पे, ठीक है, वर्णों को मुख्य रूप से कितने भेद में बांटा गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा क, दो, ठीक है। यानी दो भागों में बांटा गया है, एक का नाम है अघोष, एक का नाम है क्या, सघोष, ठीक है। एक का नाम अघोष, एक का नाम सघोष। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो हम लोगों का प्रश्न है उसमें कौन कौन सा होता है। कहीं पे भी आपको समझ में ना रहा हो, ठीक है, तो आप उस प्रश्न को जो है लिख करके कमेंट करिएगा कि हमें ये चीज नहीं समझ में आया, तो उसको मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वैसे मैं इतना आपको अच्छे से समझा रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है, हम लोगों का प्रश्न है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि ऐसे मतलब स्वर जिसको उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं,
तो चलिए हम लोग जो है इसमें देखते हैं, यानी स्वर तंत्रियों में किसमें कंपन होता है और किसमें नहीं होता है। तो एक जिसमें होगा उसको हम लोग बोलेंगे सघोष, और जिसमें नहीं होगा उसको बोलेंगे अघोष। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पूछ रहे हैं कि स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उसे हम अघोष कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला प्रश्न। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों सा क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीनों शा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये इसको हम अघोष कहते हैं। यानी अघोष में कौन सा होगा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और उसके बाद जो है तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, ये सब के सब कौन से होते हैं, अघोष होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा नंबर ख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और उसके बाद जो है, जैसे आप देख सकते हैं कि क वर्ग का दिया है ग घ ङ, क्या होते हैं इसको हम किस क्या बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, इसके अलावा यार अलावा ह और सभी स्वर, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, सघोष या घोष कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ 44 नंबर का ख ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला के सभी स्वर अ से औ तक मूल रूप से क्या होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मूल रूप से वो क्या होते हैं, क्या वो अघोष होते हैं, नहीं। क्या वो सघोष होते हैं, तो हाँ। जितने भी स्वर हैं, ठीक है, तो सघोष में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, यार अलावा और हाँ के अलावा सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष या घोष कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ और लिखा है महाप्राण नहीं, अर्धस्वर नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर ख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। श्वास वायु प्राण वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं। तो दो भेद हैं, एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है, जिसमें कम वायु निकलती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं, जिसमें ज्यादा वायु निकलती है उसे हम महाप्राण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कितने भेद होते हैं, तो दो ही होते हैं। ठीक, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण, इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। कह रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण मुख से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिसमें कम निकलती है, इसमें देखिए अल्प से याद रखना है क्या, कम। प्राण मतलब वायु, जिसमें कम वायु निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, और अल्प प्राण में कौन कौन सा हो जाएगा, अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा और इसके अलावा अंतस्थ स्वर। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन सा, यारा लावा। ठीक है, इसके अलावा सभी स्वर। ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा क्या कहलाता है, एक तीन पांच क्या कहलाता है। तो हम लोग चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या वो अल्प प्राण कहलाता है। तो हम लोग अभी जस्ट पहले देखे हैं कि अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का कौन सा होगा, पहला होगा, तीसरा होगा और पांचवा होगा और इसके अलावा 11 लवा होगा और सभी स्वर होंगे। ये हो जाएगा नंबर क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा और तीनों शा, ठीक है, और ह क्या कहलाता है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा और तीनों शा, ठीक है, तालव्य शा, मूर्धन्य शा, दंत शा और हाँ, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, ये महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, इनको बोलते समय ज्यादा वायु निकलती है इसलिए इसको महाप्राण कहते हैं। 49 नंबर का नंबर ख हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न है। तो यहाँ पे यारा लावा अंतस्थ व्यंजन, जिसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, प्राणत्व के आधार पे इसको किस श्रेणी में रखते हैं। प्राणत्व के आधार पे यानी कि जिसमें कम वायु निकले और ज्यादा वायु, कम वायु निकले उसे अल्प प्राण, ज्यादा वायु निकले तो उसे महाप्राण। क्या इसमें यारा लावा किस में आता है, क्या अल्प अल्प प्राण है या महाप्राण है। तो हम लोग देखे हैं कि अल्प प्राण में कौन कौन सा होगा, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा और अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन में जो है ये किस में आ जाएगा, अल्प प्राण में, और सभी स्वर जो होता है। ठीक है, तो ये सब के सब क्या होते हैं, अल्प प्राण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, अल्प प्राण। मैंने इस टॉपिक में मतलब जो है वर्ण विचार का जो टॉपिक है, इसमें हर एक जो है पार्ट को लिया है और सभी इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे।
और आप सब इसको देख करके आपको खुद लग रहा होगा हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। जहां पे भी आपको डाउट लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक पे मतलब टेलीग्राम लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पे जो ऑनलाइन स्टडी विद ओम प्रकाश के नाम से है। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं जो मैंने 50 करवाए हैं, इसको आप लोग जो है किसी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसके प्रश्न जो है बार बार आप लोग देख लेंगे तो ये इस टॉपिक से आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कुछ आपको लगता है कि किसी मतलब जो है क्वेश्चंस को लेके कोई डाउट हो, चाहे आपने इसमें पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, जिससे मैं कोशिश करूंगा आपको जो है उस चीज को समझाने की, जिससे आपका जो है डाउट क्लियर हो सके और बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको बेनिफिशियल हो सके, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। कुछ लोग सब्सक्राइब किए हो लेकिन बेल आइकन को नहीं दबाएं, तो जैसे वीडियो जाने के बाद जो है वीडियो अपलोड करने के बाद आपको जो है इसका नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, तो इसको जो है आप लोग क्या करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उन सबको भी प्रॉब्लम अगर इस टॉपिक में हो रही हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ठीक है। इस पे सारी चीजें निःशुल्क चल रही हैं, आप सब इसको देख करके जो है अपने बोर्ड की तैयारी को एकदम अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।